तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, काउंट द नंबर ऑफ फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री होता क्या है? एक बाइनरी ट्री जिसमें जो सभी नोड के क्या हो, या तो 0 चिल्ड्रन हो या फिर 2 चिल्ड्रन हो, इन बिटवीन नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास फुल बाइनरी ट्री। एक एरे दिया हुआ है जिसका साइज n है, वेयर ईच इंटीजर इज ग्रेटर देन 1, सारे इंटीजर एक से ग्रेटर है। ठीक है, द टास्क टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फुल बाइनरी ट्री, कितने फुल बाइनरी ट्री होगा गिवन इंटीजर के लिए, सच दैट ईच नॉन लीफ नोड, जो भी नॉन लीफ नोड है वैल्यू जो होगा उसका वो प्रोडक्ट होगा इसके चिल्ड्रन का। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं प्रॉब्लम में। जैसे ये हमारे पे एग्जांपल दे रखा है, थोड़ा सा छोटा हुआ कि 4 साइज का एरे है, हमें बताना है कि इन एलिमेंट का यूज करके मैं कितने टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री, मैंने बताया कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। जैसे ये देखो, ये 4, ये मैंने 5 बनाया, इसके बाद 6 गया और ये 7 गया, तो ये दोनों क्या है कंप्लीट, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है 0 चाइल्ड है, यहाँ पे देखो 2 चाइल्ड है और ये लीफ नोड है। हमने नॉन लीफ की बात कर रहे हैं। लीफ नोड क्या होता है? जो इस पे सबसे लास्ट ये जो नोड्स है ये लीफ नोड है। ठीक है, लीफ नोड की नॉन लीफ नोड जो भी है, नॉन लीफ ये है हमारे पास, इसके कम से कम या तो 0 चाइल्ड हो या फिर 2 चाइल्ड हो। ये वाला केस नहीं हो सकता कि जैसे 4 से मैंने बनाया 3 और ये बन गया 4, इस तरह से। यहाँ पे देखा जाए तो 4 के सिर्फ एक ही चाइल्ड है, तो ये क्या होगा, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है और यह फुल बाइनरी ट्री नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो जो सिंगल, इसमें कैसे अप्रोच करेंगे, जो सिंगल नोड है, जैसे जो भी इसमें वैल्यू पड़ा हुआ है, इतने मिनिमम आंसर तो होगा ही। क्यों होगा कि 2 को अगर मैं बना दूं तो ये भी एक ट्री है विद 0 चिल्ड्रन। 3 देखो ये भी ट्री है, 4 ये, यानी जो भी इसका साइज है वो मिनिमम तो आंसर है ही हमारे पास। और क्या क्या आंसर पॉसिबल है, सोचो जरा ध्यान से ये कंडीशन पे कि नॉन लीफ जो है वैल्यू प्रोडक्ट बनेगा चिल्ड्रन से। तो अगर देखो मैं अगर 4 यहाँ पे नोड लो, नॉन लीफ लो, और यहाँ पे 2 और 2 लीफ में ले लो, देखो 2 और 2 के मल्टीप्लिकेशन से एक और आंसर मिल सकता है मुझे। सिमिलरली अगर 6 के केस में देखोगे तो 2 और 3 से मिल सकता है। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि 2 और 2 जो है ये 2 है, ये फैक्टर है 4 के, समझ रहे हो। ऐसे 6 देखो, 2 और 3 जो है वो 6 के फैक्टर है। तो यहाँ पे देखो 2 केस हो सकता है ना, 3 एंड 2, ये भी पॉसिबल है क्योंकि लेफ्ट में हमने 2 को इंसर्ट किया, राइट में ये यहाँ 2 है, तो दोनों केस में लेकिन फैक्टर तो 2 और 3 है। यानी अगर डिस्टिंक्ट फैक्टर है उसके तो 2 आंसर पॉसिबल है ना, 2 ट्री बना सकते हो। लेकिन इसमें देखो 4 के केस में दोनों फैक्टर 2 2 है, यानी सेम फैक्टर है, यानी आंसर एक ही होगा। ठीक है, तो कुछ फैक्टर की कैलकुलेशन जैसा लग रहा है, तो देखते हैं इसको कैसे अप्रोच किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एरे का हेल्प लेंगे। देखो एरे का हेल्प क्यों ले, क्योंकि उसमें क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट इसमें आ रहा है उसके काउंट को एक इनिशियली एक कर देंगे। क्यों? क्योंकि उससे तो एक पॉसिबल है ना बाइनरी ट्री बनाना, कंप्लीट बाइनरी ट्री है ना। तो एक 2 हो गया, एक 3 है, एक 4 है एंड एक 6 है। इनिशियली देखो इन सब से एक एक पॉसिबल है। ठीक है, और इनका कोई मैक्स होगा, मैक्स क्या है देखो 6 है और एक मिन है, यानी हमें सर्च मैक्स से मिन के बीच में ही करना है। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर लेंगे जो इस पे इनिशियली यहाँ पे स्टार्ट है, मिन पे स्टार्ट है। ठीक है, तो हमने 2 कहा कि 2 से कितने आंसर पॉसिबल है, तो एक पॉइंटर जे लेंगे जो कि इनिशियली स्टार्ट होगा i प्लस आई से। बस हम ये जे क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि हम फैक्टर चेक करें कि 2 के कोई फैक्टर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो फैक्टर के लिए मैं बता रखा है एक वीडियो में कि 0 से 1 रूट आई तक हम अगर चलाए तो फैक्टर कैलकुलेट हो जाता है। जिस अगर आई पोजीशन पे i इक्वल टू 2 है तो मुझे फैक्टर निकालना है, तो सिंपली मैं रूट आई तक चला दूँ तो काम हो जाएगा। जैसे कि इसमें देखो कि हम चेक करें कि इसमें 2 का फैक्टर है कि नहीं। इनिशियली जे की वैल्यू क्या लिया हमने, i प्लस आई, यानी मिन वैल्यू, सॉरी जे की वैल्यू क्या लिया, मिन वैल्यू। तो मिनिमम क्या है इसमें, देखो मिन 2 है, 2, और रूट आई तक चला है, रूट 2 तक चला है। तो रूट 2 क्या होता है, समथिंग 1 है ना, एक के करीब होता है। यानी देखो रूट आई जे जो है इससे छोटा नहीं है, तो यानी 2 का एक भी फैक्टर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आई की वैल्यू आगे बढ़े, आई आ गया
3 पे, तो मीन वैल्यू तो 3 है। अब √3 देखो, √3 निकालेंगे तो √3 भी 1 समथिंग आएगा, तो यानी 3 का भी कोई भी एक फैक्टर नहीं है इस एरे में, ठीक है। अभी देखते जाओ बस। फिर हम आए 4 पे। अब 4 से हमने देखा कि 4 के लिए मैंने फिर से निकाला √4, आई इस पोजीशन पे आ गया ना, यहाँ पे देखो 2 आ गया, 2 आ गया। अब जे इनिशियली हम किससे स्टार्ट कर रहे थे, मीन से, देखो 2 लेस देन इक्वल टू 2, हाँ, यानी एक 2 एक फैक्टर हो गया। अब फिर हमने क्या करेंगे, देखो एक फैक्टर अगर एक n है, n यहाँ पे 4 है, और एक फैक्टर i इक्वल टू 2 है ना, तो दूसरा फैक्टर मैंने बताया था n बाई आई करने से निकल सकता है, तो 4/2 करूँगा तो ये देखो दोबारा से 2 आ गया, यानी दोनों फैक्टर सेम आ गए। जब दोनों फैक्टर सेम होता है तो हम आंसर को क्या करते थे, एक ही आंसर इंक्रीज होगा ना, क्योंकि इसमें देखो एक एक्स्ट्रा ट्री कौन सा बनेगा, एक 4 2/2, इनिशियली 4 वाला सिंगल नोड वाला तो है ही, इसके अलावा ये बनेगा। तो हम इसमें अपडेट कैसे करेंगे, देखो जो भी dp ऑफ i पे पड़ा हुआ है पहले से, dp ऑफ i प्लस जो ये इसकी फ्रीक्वेंसीज है, 2 का काउंट कितना देखो 1, और इस 2 का भी 1 ही होगा तो 1, यानी ओवरऑल 2 आ गया, यानी इस 4 की जगह 2 हो गया, यानी 4 से बनने वाले 2 है। समझ रहे हो कैसे काम कर रहा है फैक्टर वाला। एक और देखो, जैसे हमारे पास अब 3 के लिए कैलकुलेशन करते हैं, हम 6 पे आए, 6 के लिए निकालूंगा तो अगेन देखो, अगेन √6 क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 ही आएगा, है ना। तो इनिशियली जे 2 पे है, मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, और लेस देन इक्वल टू √i, तो जे 2 है, एक फैक्टर 2 होगा। दूसरा कैसे निकालते हैं, n यहाँ पे क्या है, जो ith वैल्यू है 6/2 करने से, यानी 3, यानी 2 और 2 और 3 जो है फैक्टर्स है ith एलिमेंट का। देखो दोनों डिस्टिंक्ट है, जब डिस्टिंक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, डबल आंसर आएगा। डबल आंसर क्यों आएगा, क्योंकि एक मैं इसको लेफ्ट में इंसर्ट करूँगा और एक मैं राइट में इंसर्ट कर दूंगा। तो इसकी कैलकुलेशन देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। जो पहले से 6 पे पड़ा हुआ है, यानी 1 प्लस जो भी आंसर 2 मल्टीप्लाई जो हमारे पास 2 की फ्रिक्वेंसी है, यानी 1 मल्टीप्लाई जो 3 की है 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 प्लस, और ये क्या आ जाएगा ओवरऑल 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ये 2 यानी 3, यानी 6 से हम 3 पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं। देखो तो अब इसके बाद आई बाहर आ गया, तो इसमें देखो टोटल आंसर क्या होगा, जो इस एरे का सम है, 3 2 5 और ये 7, देखो इसलिए 7 आंसर है। समझ आ रहा है कैसे फैक्टर कैलकुलेट, देखो एक आई ले रहे हैं तो यहाँ पे, फिर उसके बाद हम क्या करें, जे मिनिमम से स्टार्ट करें, मिनिमम मतलब 2 से स्टार्ट करें, फिर हम चेक करें कहाँ तक, जे की वैल्यू इनिशियली मिन से लेकर के √i तक, √i तक में सारे फैक्टर निकल जाते हैं, हाँ बिल्कुल निकल जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक 2 है तो मिनिमम हमें, जैसे 2 है, 2 के लिए तो ये चलेगा ही नहीं लूप, ये √2 क्या हो जाएगा 1, तो हम जैसे 4 पे आए तो 4 के लिए हमने निकाला, तो 4 के लिए √4 क्या आ जाएगा 2, यानी जे की वैल्यू इनिशियली 2 से स्टार्ट हुआ। अब देखो 2 एक फैक्टर है, अब दूसरा फैक्टर हो सकता है यही हो, ऐसा ही हो, या अलग हो सकता है। जैसे 4 के केस में दूसरा फैक्टर सेम था, तो हमने कहा कि सिंपली देखो उस केस में 1 एक टाइम मल्टीप्लाई करना, और जब डिफरेंट आंसर है तो उसमें 2 इंटू मल्टीप्लाई करना। देखो इसको कोड में बताऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक कांस्टेंट लिया मॉड, जिसे हमें मॉड लगाने, क्योंकि अगर वो इंटीजर के रेंज से बाहर चला जाए तो उस केस में हमने 10⁻9 + 7 से डिवाइड करना, ठीक है। और ये n क्या लिया, बेसिकली ये साइज लेंगे जो भी हमारा एरे का। देखो यहाँ पे अगर वैल्यू देखा जाए तो मैक्सिमम जो वैल्यू ले रहा है 10⁵ ले रहा है, 10⁵ + 1 साइज ले लेंगे, और वो वेक्टर डीपी में हमने इनिशलाइज कर दिया। फिर हम क्या कर रहे थे, एक मैक्स निकाल रहे थे, एक मिन निकाल रहे। मैक्स मिन क्या है, रेंज है जहाँ से हमें सर्च करना है। इनिशियली क्या कर रहे थे, 0 से लेकर के एक पॉइंटर ले रहे थे आई n तक, है ना। तो उसके बाद उस पॉइंटर को मार्क कर रहे थे। मार्क ये क्यों करा जा रहा है बताओ, डीपी वगैरह, इससे पता लग जाए कि वो एरे प्रेजेंट। जैसे हमने जो वेक्टर बनाया वो 0 से लेकर n+1 तक सारे वैल्यू के लिए बनाया है, पर ये देखो इसमें सारे वैल्यू थोड़ी प्रेजेंट है, सिर्फ 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट, 4 प्रेजेंट, 6 प्रेजेंट। तो हमने इसलिए कहा कि डीपी ऑफ एरे आई में 1 मार्क कर दो, यानी जब 1 0 इनिशियली 0 करा था, अब हमने 1 मार्क कर दिया। जब भी उसमें कोई डिजिट पड़ा होगा, इसका क्या मतलब है कि वो एरे में प्रेजेंट है, ठीक है।
फिर मैक्स की कैलकुलेशन सिंपल मैक्स फंक्शन से यूज़ करके मिन की कैलकुलेशन कर ली, तो ये मैक्स मिन निकल गया। फिर मैंने कहा क्या था कि मिनिमम से स्टार्ट करेंगे आई को, मैक्स तक लेके जाना है। अगर DPI पे 0 पड़ा है, 0 का क्या मतलब है कि वो हमारे एरे का पार्ट ही नहीं है ना। अगर वो होता तो वहाँ पे क्या आ जाता है, एरिया ऑफ आई पे 1 होता DP में, इसलिए इस केस का हमें चलाना ही नहीं, इसलिए कंटिन्यू कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा लूप क्या करते हैं कि मिनिमम वैल्यू से रूट आई तक चलाते थे, देखो यही लिखा है मैंने J++। तो फिर वही फैक्टर का चेक करने के लिए जो आई का mod 2 यानी आई से डिविजिबल है कि नहीं। तो अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि दो फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, एक क्या होगा, एक तो j होगा, एक दूसरा i/j होगा, समझ रहे हो, दो फैक्टर। तो उन पे भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो वैल्यू प्रेजेंट होना चाहिए। अगर जीरो प्रेजेंट है यानी वो दोनों पार्ट ही नहीं है। जैसे मान लो अगर ये 4 के लिए मैं फैक्टर निकालता, अगर ये 2 एरे में प्रेजेंट ही नहीं होता तो फिर मैं कैलकुलेशन करता ही नहीं, समझ रहे हो। अगर ये 3 4 6 होता सिर्फ, तो इसलिए हम यहाँ पे चेक करा रहे हैं दोनों कंडीशन। अब उसके बाद देखो, या तो दो फैक्टर एग्जिस्ट करता होगा या सिंगल फैक्टर। जैसे 4 के केस में, इसको मैं इसमें हटाने दो। जैसे 4 के केस में अगर मैं 4 पे आया, 4 पे लूप दोबारा चला, देखो ये वाला लूप चलेगा मिनिमम से लेकर रूट आई तक, यानी रूट 4 तक, यानी 2 तक चलेगा, है ना। तो हमने एक फैक्टर 2 निकाला, हमने पहले तो ये चेक कराया कि ये वाला देखो 4/i है कि नहीं, और दूसरे कंडीशन में चेक करा। फिर उसके बाद देखो उसके दो फैक्टर हो सकते हैं या सिंगल फैक्टर। जैसे 4 के केस में दोनों डुप्लीकेट फैक्टर है ना, 2 2। इस केस के लिए आंसर क्या होगा, एक ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें फ्लिप नहीं कर सकते ना। मान लो इसमें मैंने ये वाला 2 को मैं इस साइड ले आया और दूसरे 2 को यहाँ, तो देखो तभी भी ये दोनों ट्री जो है सेम है ना, इसलिए इसमें एक ही बार करें। देखो DP ऑफ आई जो पहले से पड़ा है, अच्छा ये तो नॉट इक्वल वाला केस है। नॉट इक्वल का क्या मतलब है, i/j जब दोनों फैक्टर एग्जिस्ट करता है। जैसे 6 का केस था, 6 के केस के लिए एक फैक्टर 2 है और दूसरा 3 है, तो दोनों क्या डिस्टिंक्ट है ना। तो डिस्टिंक्ट है कि क्या मतलब है कि अगर मैं 6 में एक बारी ये वाला अरेंजमेंट करूँ और दूसरा इसका फ्लिप कर दूँ तो दो आंसर पॉसिबल है। इसलिए हमने कहा कि जो पहले से पड़ा है 2 स्टार DP ऑफ i/j, इसको थोड़ा साइड करता हूँ, DP ऑफ i/j मल्टीप्लाई ये, और जो इनसे जो आंसर आया है प्रोडक्ट से उसको 2 टाइम करो। 2 टाइम क्यों, क्योंकि दोनों आंसर पॉसिबल है। इस केस में सिंगल टाइम, देखो इसे चाहो तो बाहर लिख भी सकते हो ब्रैकेट डाल, क्योंकि इसमें एक ही फैक्टर एग्जिस्ट करता है, समझ रहे हो। फिर यहाँ से एक कैलकुलेशन हो गया होगा DPI की, तो मॉड लगा दिया ताकि एक्सीड ना करे लिमिट। फिर मैंने क्या कहा था, देखो एक आई के लिए, जैसे 2 के लिए क्या हुआ, 2 के लिए इसने चेक किया और 2 के लिए जो भी इसमें पड़ा होगा उसको ऐड करते जा रहे हैं 1, फिर इसके लिए ऐड किया, फिर इसके सारे ऐड कर देंगे। वही यहाँ पे हमने लिख दिया कि जैसे ही हमने एक जे के लिए सारे फैक्टर निकाल लिया आई के लिए, तो आंसर में इसको ऐड कर दिया, आंसर का मोड ले लिया। तो ये इसका कोड है, कंपाइल कर, एक मिनट, ठीक है चल गया, सबमिट करके दे। तो ये इसके पीछे लग गया। इसलिए मैं एक बार फैक्टर का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक फैक्टर अगर आई है तो दूसरा जो होगा n/i। ये चीज़ काफ़ी बार यूज होती है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में इतना ही। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी n√n हो जाएगी और ऑर्डर ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।